हेलो दोस्तों, वेरी 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 गुड इवनिंग वंस अगेन। मैं सीएश्वर शर्मा। आज बात करेंगे कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो जो होल्डिंग कंपनी का स्टेटमेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और जो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उन दोनों को मर्ज करके आपको क्या करना पड़ेगा? कंसोलिडेटेड बनाना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डन। क्या करना है सर इसके अंदर? हमको बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ एक तरीका अपने को फॉलो करना है। नंबर वन, कि जो भी होल्डिंग कंपनी के पर्टिकुलर्स में है, दैट इज सिर्फ एग्जांपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है होल्डिंग कंपनी का, उसको हम समझ लेते हैं सिर्फ एग्जांपल 1000, और सब्सिडरी कंपनी का है 500, तो कंसोलिडेटेड कितना होगा भैया? सिंपल सा काम है, दैट इज 1500। दोनों का मिला के कितनी वैल्यू होगी, दोनों की मिला के कितनी वैल्यू होगी, वो हमको यहां पे करना पड़ेगा। अब आपको जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हैं उनका एडजस्टमेंट करना है, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हैं उनका आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब इंट्रा ग्रुप में एक कंपनी दूसरी कंपनी को सेल करेगी, अपनी समझते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। दो तरीके से ये हो सकता है। नंबर वन यहां पे आ जाएगा परचेज एंड सेल्स के जो ट्रांजेक्शन हैं। से फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ गुड्स सेल किए, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को कुछ गुड्स सेल किए, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि होल्डिंग कंपनी के यहाँ पे तो सेल्स में रिकॉर्डेड है और सब्सिडरी कंपनी के यहाँ पे परचेजेस में रिकॉर्डेड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये ग्रुप के अंदर ही गुड्स हैं, आपके गुड्स बाहर नहीं गए, तो ये एक्चुअली सेल्स तो हुआ ही नहीं। अगर अपने एज ए ग्रुप देखें तो ये तो सेल्स हुआ ही नहीं, ये तो ट्रांसफर हो गया। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो होल्डिंग कंपनी के सेल्स में से और सब्सिडरी कंपनी के परचेज में से आपको माइनस करना है, नंबर वन। नंबर टू आ जाता है, होल्डिंग कंपनी ने या सब्सिडरी कंपनी ने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। सपोज एक्सपेंसेस का पेमेंट किया होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को, तो होल्डिंग कंपनी के लिए हो गया एक्सपेंस और सब्सिडरी कंपनी के लिए हो गया इनकम। इसकी उल्टी सिचुएशंस भी हो सकती है, दैट इज एक कंपनी के लिए इनकम हो सकती है और दूसरी कंपनी के लिए एक्सपेंस भी हो सकता है। डन, सिंपल सी कहानी। तो एक में से एक्सपेंसेस में से हटाना है और एक के इनकम में से हटाना है, सेम अमाउंट यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट जो आएगा वो इन्वेंट्रीज की वैल्यू का आएगा। अगर किसी भी कंपनी ने, दैट इज होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को या सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट में गुड सेल किए हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में कुछ गुड सेल किए हैं और वहां पे कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आता है इन्वेंट्री के पार्ट पे, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो एडजस्टमेंट है वो आपको करना पड़ेगा, जो कि अपन ने बैलेंस शीट वाले टॉपिक में भी देखा था। तो जो गुड्स के रिलेटेड, इन्वेंट्रीज के रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगा वो आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट होगा। ये बेसिकली तीन ही एडजस्टमेंट यहाँ पे आते हैं, तीन ही एलिमिनेशन के पॉइंट यहाँ पे आते हैं। या तो गुड्स की सेल और परचेज से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रिलेटेड हो सकता है। चलिए एक क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा इसके अंदर। चलिए, यहां पे आपको एक क्वेश्चन देके रखा है और उसमें कुछ फिगर्स देके रखे हैं। चलिए, यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? एक कंपनी है एच लिमिटेड और एक कंपनी है एस लिमिटेड। एच लिमिटेड जो है वो होल्डिंग कंपनी है, तो यहां पे हम लिख देते हैं ये जो कंपनी है ये आपकी होल्डिंग कंपनी है, और जो एस लिमिटेड है वो कौन होगी? सब्सिडरी कंपनी हो गई। फाइन। 31 मार्च 2013 को आपकी इंफॉर्मेशन कुछ देके रखी है, कुछ पर्टिकुलर्स में आइटम्स देके रखे, सेल्स एंड अदर इनकम देके रखा है, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको बोल सकते हैं। इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, इन्वेंट्री आपकी इंक्रीज हो गई, और दैट इज जिसको अपने बेसिकली बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। फिर हो गया आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड,
वेजेस एंड सैलरीज, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट है और आपका डेप्रिसिएशन है। तो इसको मैं अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेड्यूल 3 के हिसाब से देखूं तो जो आपका रेवेन्यू सेल्स एंड अदर इनकम है, यह आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। ठीक है। नंबर 2, इंक्रीज इन इन्वेंट्री जो है उसको अपने क्या बोल सकते हैं, चेंज इन इन्वेंट्री बोल सकते हैं, इसको अपने बोल सकते हैं चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंसेस के पार्ट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका चेंज इन इन्वेंट्री, सिंपल। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है वो मटेरियल कंज्यूम्ड में चला जाएगा, वेजेस सैलरी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जैसे ट्रीट कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के लिए कोई पर्टिकुलर हेड नहीं होता है तो आपको वहां पे अदर एक्सपेंसेस में शो करना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है वो एक फाइनेंस की कॉस्ट है तो फाइनेंस एक्सपेंसेस में जाएगा। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस का भी एक हेड होता है तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा। ये जो एच लिमिटेड के फिगर्स हैं, ये जो एच लिमिटेड के फिगर्स और एस लिमिटेड के फिगर्स है, इनको मर्ज करके आपको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बनाना है। यहाँ पे कुछ अदर इंफॉर्मेशन आपको देके रखे, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज आई यहाँ पे। ये आपके पॉइंट्स हैं कुछ, इसको ध्यान से समझिएगा। एच लिमिटेड ने कुछ गुड्स सेल किए हैं एस लिमिटेड को 120 लेक्स के, 120 लेक्स के आपने कुछ गुड्स सेल किए हैं, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया और कोस्ट प्लस प्रॉफिट पे सेल किया है, कोस्ट प्लस 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है। तो ये जो वैल्यू दी है ना 120 की, ये कोस्टिंग नहीं है, ये सेल वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है। तो इसको ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को। यहां पे ऐसा नहीं बोला गुड्स कोस्टिंग ₹120, तो क्वेश्चंस बड़ा क्या दिया हुआ है, सिंपल सा पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज 120 रुपीज की सेल वैल्यू है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अगर कोस्टिंग दिया होता तो कोस्टिंग 120 होता। फिर आता है इन्वेंट्री ऑफ एस लिमिटेड। अगर एच लिमिटेड ने गुड सेल किए हैं तो बट ओबियस एस लिमिटेड के इन्वेंट्री के अंदर होगा, दैट इज एच लिमिटेड ने कुछ गुड्स सेल किए हैं एस लिमिटेड को, तो इन्वेंट्री जो है वो एस लिमिटेड के पास होगी। 120 की सेल वैल्यू है, सेल वैल्यू 120 की है और कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता। इसमें से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, हम प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं जो कि 20 रुपीज होगा। सिंपल सा है ना, अगर कॉस्ट पे 20% है दैट इज 1/5 है तो सेल्स पे 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका भी हो सकता है, अजम्पशंस कर लो 100 रुपीज है तो कॉस्टिंग पे प्रॉफिट अपने ऐड करेंगे 20 तो सेल वैल्यू 120 आएगी। तो यहां पे जो सेल्स है वो हो गया, सेल्स प्रॉफिट पे किया। फिर बोला कि जो इन्वेंट्री है ना वो इन्वेंट्री 24 लेक्स का है, किसके पास में, किसके पास में है, एस लिमिटेड के पास में। तो यहां पे 24 का जो इन्वेंट्री 24 लेक्स का, उसको किस वैल्यू पे रिकॉर्ड किया होगा, तो ये जो है वो परचेज वैल्यू ऑफ एस लिमिटेड पे रिकॉर्ड है, क्योंकि वो तो अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से करेगी ना। बट अगर एज ए ग्रुप देखूं मैं तो यहाँ पे 24 जो है वो एच लिमिटेड की सेल्स वैल्यू होगी, करेक्ट है। तो इसकी सेल्स वैल्यू एस लिमिटेड के लिए परचेज वैल्यू हो गई, सिंपल। तो यहां पे आपको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये 4 रुपीज का आपका प्रॉफिट आएगा और 20 रुपीज की कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। सर 4 रुपीज कैसे निकाला, देख लीजिए कैलकुलेशन। अगर आपका 120 का सेल है तो 20 रुपीज आपका प्रॉफिट है। अगर 24 की सेल है तो 20 बाई 120 इंटू 24, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 रुपीज, करेक्ट है, वैल्यू आ जाएगी 4 रुपीज। तो ये आपका हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में उसको भी देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड्स 5 लाख रुपीज पेड टू एच लिमिटेड। ये भी आपका इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, कंसल्टिंग फी दी थी एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को, तो एस लिमिटेड के एक्सपेंसेस में, एच लिमिटेड के इनकम में है, तो वहां से दोनों जगह से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ एच लिमिटेड इंक्लूड्स 10 लाख रुपीज पेड टू एस लिमिटेड। एच लिमिटेड के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक 10 लाख का खर्चा है जो एस लिमिटेड को पेमेंट किया गया है। तो यहां पे क्या हो गया, ये भी आपका इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन है, दोनों जगह से आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है एच लिमिटेड होल्ड्स 80% इक्विटी शेयर्स ऑफ द, यहां पे शेयर होल्डिंग दिया हुआ है प्रायर टू, इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, प्रायर टू 2011 एंड 11-12 से पहले ही एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 80% एक्वायर कर लिया था, प्रायर वर्ड दिया हुआ है। एच लिमिटेड टुक, फिर आगे का सेंटेंस क्या बोल रहा है, एच लिमिटेड टुक क्रेडिट
टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या चीज का क्रेडिट लिया है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द एस लिमिटेड फॉर द ईयर 2011 एंड 12। 11 एंड 12 मतलब क्या हो गया? 11 एंड 12 मतलब हो गया कि एक्विजिशंस के बाद में, एक्विजिशन के बाद में, तो एक्विजिशंस के बाद में अगर डिविडेंड मिलता है, एस लिमिटेड ने, सब्सिडरी कंपनी ने डिविडेंड दिया है एक्विजिशन के बाद में, तो बट ऑब्वियस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना। अगर पहले वाले प्रॉफिट में से दिया होता तो कहां जाता? तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से हम माइनस कर देते। तो ये कहानी भी सही है, दैट इज उसको जो ट्रीटमेंट करना चाहिए था एच लिमिटेड को, वो ही ट्रीटमेंट इन्होंने किया है। सही किया है, गलत नहीं किया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे सेल्स एंड अदर इनकम दिया हुआ है 5000 एंड 1000 का। तो यहाँ पे सेल्स एंड अदर इनकम हमको लिखना रहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। तो आपको स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एच लिमिटेड, साथ में कौन है भैया? सब्सिडरी कंपनी है एस लिमिटेड। किस ईयर के लिए बना रहे हो वो ईयर लिखना है, और फॉर्मेट अपना वही पर्टिकुलर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर और अमाउंट आपको लिखना रहेगा। चलिए यहां पे आ जाते हैं हम, पॉइंट नंबर 1 आएगा, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम नोट नंबर 1 बनाना है आपको और अमाउंट लिखना पड़ेगा। चलिए नोट पे आ जाते हैं। नोट नंबर 1 दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। यहां पे लिख देंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम। वैसे अदर इनकम के लिए सेपरेट हेडिंग होता है, बट इस क्वेश्चन में अदर इनकम को सेपरेट नहीं लिखा गया है, इसके लिए हम एक साथ में लिखेंगे। सबसे पहले तो एच लिमिटेड की सेल्स कितनी है और इनकम कितनी है, फिर एस लिमिटेड की सेल्स और इनकम कितनी है। यहाँ पे 5000 की है और यहाँ पे 1000 की है। सिंपल। टोटल वैल्यू आ जाएगी 6000 की। अब देखो भैया यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा क्या चीज का? इंट्रा ग्रुप जो भी ट्रांजेक्शन है उनको। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन में क्या क्या चीजें हैं ध्यान से समझिएगा। एक तो आपने सेल्स की थी, एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को सेल किया था, वो आ जाएगा। इसको अपने बोल देंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस। एक तो है सेल्स बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड, वो कितने का था? 120 का, नंबर 1 120 का सेल्स था। तो यहां पे अपने इनर कॉलम में लिख लेते हैं। नंबर 2 एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे जो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को दिए थे, वो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन था, वो 5 का था। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ एक्सपेंसेस थे जो 10 के थे। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 135 की, 135 की। तो 135 आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो 6000 में से अगर आप 135 माइनस करते हो तो आपकी वैल्यू आएगी, आई थिंक सो 5865 होना चाहिए। ओके 135, तो 5865 की वैल्यू आ रही है और कुछ भी इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये आपका रेवेन्यू और अदर इनकम का पॉइंट हो गया। रेवेन्यू एंड अदर इनकम का पॉइंट हो गया। सिंपल सा पॉइंट है। एलिमिनेशंस करना है। एक्सपेंसेस सामने वाले के लिए इनकम होगी तो इनकम में से हटा दो, जो सेल्स किया वो सेल्स में से हटा दो। तो वैल्यू माइनस करने के बाद में आपका फिगर आ रहा है 5865 का। तो रेवेन्यू एंड अदर इनकम में वैल्यू आ जाएगी 5865 की और टोटल लगा लो भैया 5865। ओके, ये टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट आता है एक्सपेंसेस। नंबर 2 पॉइंट आएगा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके पास में बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले है आपके पास में मटेरियल कंज्यूम्ड, नोट नंबर 2। सेकेंड नंबर नोट बनेगा मटेरियल कंज्यूम के लिए। यहां पे आपके पास में वैल्यूज क्या देके रखी है मटेरियल कंज्यूम्ड की? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है 800 एंड 200 का। 800 एंड 200। यहां पे नोट करने वाली बात आती है कि क्या और भी परचेजेस हैं क्या? जो होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी को गुड सेल किए थे वो कौन सी कैटेगरी के थे? वो रॉ मटेरियल था या फिर फिनिश परचेज था? वो रॉ मटेरियल था या फिनिश गुड्स था? तो वो क्या था? यहाँ पे क्या सेपरेटली परचेजेस दिया हुआ है? क्वेश्चन में सेपरेट परचेजेस नहीं दिया हुआ, तो सिंपल सा पॉइंट है कि रॉ मटेरियल ही परचेज किया होगा। तो यहाँ पे जो
परचेज है एस लिमिटेड का, वहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा। 800 प्लस 200 की वैल्यू है। यहां पे हम बनाएंगे नोट नंबर 2। नोट नंबर 2, मटेरियल कंज्यूम्ड या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड में रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में एच लिमिटेड की वैल्यू कितनी है? एच लिमिटेड की वैल्यू है 800 की और एस लिमिटेड की वैल्यू है 200 की। करेक्ट है। तो टोटल वैल्यू आ रही है 1000। इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, जो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स था, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन्स था, उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो इंट्रा ग्रुप परचेज बोल सकते हैं और वैल्यू थी 120 की, और नेट अमाउंट आपका आ जाएगा 1000 माइनस 120 इज इक्वल्स टू 880। करेक्ट है, नंबर 1। नंबर 2, यहां पे आपको कुछ प्रोडक्शन एक्सपेंसेस देके रखे हैं। देखिए यहां पे कुछ आपको प्रोडक्शन एक्सपेंसेस देके रखे हैं, उसका क्या करोगे? उसको भी तो आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रीट करोगे। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो वो मटेरियल कंज्यूम्ड की वैल्यू में ही कवर हो जाएगा, क्योंकि सेपरेट कोई हेडिंग नहीं होती है। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 200 एंड 100। 200 एंड 100 की वैल्यू है। चलिए यहां पे हम इसको भी लिख देते हैं। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंस में भी हेडिंग लगा दो भैया, प्रोडक्शन एक्सपेंस है ये। और एच लिमिटेड का एक्सपेंस कितना है और एस लिमिटेड का एक्सपेंस कितना है? 200 एंड 100, और टोटल वैल्यू आ जाएगी 300। तो टोटल वैल्यू ऐड करने के बाद में 1180 की वैल्यू आ रही है, जो कि आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा। और कहीं पे आप सेपरेटली उसको शो नहीं कर सकते हो, इसके लिए हमने क्या किया, इसको यहीं पे शो कर दिया। तो 1180 प्रोडक्शन एक्सपेंसेस के लिए और कहीं पे कैटेगरी नहीं है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सिर्फ एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस आएंगे, फाइनेंस में फाइनेंस के आएंगे, अदर एक्सपेंसेस में शो नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आपके पास में ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि वो अदर कैटेगरीज के हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे शो कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाएगा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, यहां पे समझिएगा ध्यान से। यहां पे इन्होंने क्या बोला है, यहां पे इन्होंने बोला कि जो इन्वेंट्री है, दैट इज इंक्रीज इन इन्वेंट्री का जो पॉइंट बोला है, वो क्या बोला, क्लोजिंग लेस ओपनिंग और इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री पहले कम थी और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ज्यादा है। तो अपने चेंज इन इन्वेंट्री को दिखाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग जनरली शो करते हैं, तो ये नेगेटिव फिगर आएगा। यहाँ पे आपका नेगेटिव फिगर आएगा। ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ज्यादा है, तो आपका एक्सपेंस हुआ कि नहीं हुआ? तो एक्सपेंस इस ईयर के लिए तो हुआ ही नहीं, नेक्स्ट ईयर आप यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या है, 1000 प्लस 200, 1200 की वैल्यू है। चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, दैट इज चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में वैल्यू है एस लिमिटेड की और एच लिमिटेड की 800 एंड 200 और 300। चलिए देख लेते हैं। 800 1000 एंड 200। ओके भैया, फिगर्स को एकदम ध्यान से रखें और ध्यान से इसको लिखना रहेगा। 1200, तो वैल्यू आ जाएगी 1200। सिंपल यहां तक का। अब बारी आती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, क्योंकि एस लिमिटेड की जो इन्वेंट्री है ना, इसमें 24 लाख का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इन्वेंट्री का, उसमें 4 लाख रुपीस का तो प्रॉफिट है, जो अभी तक ग्रुप को रियलाइज नहीं हुआ। एच लिमिटेड ने गुड सेल किए थे एस लिमिटेड को, तो क्या वो प्रॉफिट रियलाइज हुआ?
वो प्रॉफिट आपका रियलाइज नहीं हुआ है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट को माइनस कर देंगे जिसकी वैल्यू है 4 लाख रुपीस, तो अमाउंट आ जाएगा 1196। और ये जो 1196 है ना, इसको आपको नेगेटिव वैल्यूज में शो करना है क्योंकि इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ था, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ था। तो चेंज इन इन्वेंट्री में आपको फिगर दिखाना है 1196 नेगेटिव, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है, तो खर्चा नहीं हो रहा है आपका। नेक्स्ट आ जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ 800 एंड 150, तो यहां पे लिख देते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट नंबर 4, 800 एंड 150 दैट इज 950 का अमाउंट आएगा, और इसके लिए हम भी नोट्स टू अकाउंट्स बना लेते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 4 दैट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, एच लिमिटेड का कितना एक्सपेंस है और एस लिमिटेड का कितना एक्सपेंस है, 800 एंड 150 दैट इज टोटल अमाउंट आ जाएगा 950, करेक्ट है, टोटल अमाउंट आ जाएगा 950, 800 एंड 150 दैट इज 950। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, यहां तक की सारी कहानी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, आगे का एक्सपेंस क्या दिया हुआ है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्या क्या हो गया, क्या बाकी है, देखो सेल्स रेवेन्यू हो गया, ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस सैलरी हो गया, प्रोडक्शन एक्सपेंस हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका अदर एक्सपेंस होगा, उसको अदर की कैटेगरी में रखेंगे। इंटरेस्ट जो है वो फाइनेंस की कॉस्ट है, और डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन की सेपरेट हेडिंग होती है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फाइनेंस कॉस्ट और उसके बाद में डेप्रिसिएशन। चलिए यहां पे हमारे पास में ऑप्शन आता है दैट इज फाइनेंस कॉस्ट का, फाइनेंस एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस, और इसकी टोटल लगा लोगे दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंसेस, करेक्ट है। फिर टोटल एक्सपेंसेस और टोटल रेवेन्यू का जो डिफरेंस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतनी सी कहानी, हमको सिर्फ क्या बनाने, वर्किंग नोट्स बनाने रहेंगे। चलिए नोट नंबर 5, 6 एंड 7, 5, 6 एंड 7 आ जाते हैं वर्किंग नोट्स पे। पॉइंट नंबर 5, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस एक्सपेंस, एच लिमिटेड, एस लिमिटेड, ये क्या चीज का एक्सपेंस था, ये इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, ये आपके इंटरेस्ट का एक्सपेंस है। तो आपको यहां पे लिख देना है कि क्या चीज की फाइनेंस कॉस्ट है, दैट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस है, करेक्ट है। सिंपल यहां तक का अमाउंट लिख लो भैया, अमाउंट लिख लो, क्या है अमाउंट, इंटरेस्ट का एक्सपेंस है 100 एंड 150, डेप्रिसिएशन भी 100 एंड 150, मतलब 150 टोटल है, 150 का अमाउंट है। चलिए 100 रुपीज इसका, 50 रुपीज इसका, टोटल वैल्यू 150, सिंपल यहां तक का। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा 6 दैट इज डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो डेप्रिसिएशन में आ जाएगा आपका एच लिमिटेड अगेन 100 एंड एस लिमिटेड 50, दैट इज टोटल वैल्यू 150। सिंपल। नोट नंबर 7 बड़ा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज अदर एक्सपेंसेस में। पूरे क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो यहीं पे आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यहां पे हमको समझने हैं। एच लिमिटेड का कुछ एक्सपेंस है और एस लिमिटेड का कुछ एक्सपेंस है, करेक्ट। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है, देख लेते हैं।
चलिए यहां पे क्या बोला कि एस लिमिटेड ने कुछ एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था एच लिमिटेड को 5 लाख रुपीस का। कितने का? 5 लाख रुपीस का। वो एस लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं 200 एंड 100 के, 200 एंड 100 के, तो टोटल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है 300 का। तो 200 का एच लिमिटेड और 100 का आपका एस लिमिटेड का टोटल अमाउंट आ जाएगा 300 का। अब जो एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड को पे किया था, तो वो एस लिमिट इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो माइनस कर दो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, इंट्रा ग्रुप एक्सपेंस बोल दो। कितने का भैया? 5 लाख का। तो यहां पे 295 का टोटल अमाउंट आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में भी यही कहानी है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी यही कहानी है। क्या है वो भी समझ लेते हैं। एच लिमिटेड का कुछ एक्सपेंस है, एस लिमिटेड का कुछ एक्सपेंस है, वैल्यूज हैं 250 रुपीज की, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 250। इसी तरीके से हमको क्या दिया हुआ था? इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हैं, क्योंकि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को दिया, तो एच लिमिटेड के सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेंसेस का अमाउंट इंक्लूडेड है। तो यहां पे आ जाएगा 10 लाख रुपीस का। तो टोटल वैल्यू 240, करेक्ट है 240। चलिए तो 295 प्लस 240 दैट इज 295 प्लस 240 दैट इज 535 का अमाउंट जो है वो आपका अदर एक्सपेंसेस का अमाउंट है। तो ये हमको कहां पे लिखना पड़ेगा? ये सारी चीजें हमको लिखनी पड़ेगी यहां पे। फिनिश कॉस्ट थी आपकी 150 की, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 150 का, और ये आपका 535 का। करेक्ट यहां तक का? चलिए टोटल लगा लीजिए, टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हैं? 1769 का टोटल आपका एक्सपेंस हुआ। इनकम कितनी थी? 5865 की, माइनस करने के बाद में आपके पास में प्रॉफिट आ जाएगा 4096, दैट इज 4096 रुपीज। ये आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है ये, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। वर्किंग नोट जैसा इसके अंदर कुछ है नहीं, सिर्फ आपको समझना है कि अनरियलाइज प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शंस को एलिमिनेट कैसे करना है। काफी टाइम क्या होता है, सेल्स में से तो आपने हटा दिया, परचेजेस की वैल्यू में से माइनस करना रह जाता है, या आपने इनकम में से तो हटा दिया, एक्सपेंसेस में से माइनस करना रह जाता है। तो दोनों जगह पे इनकम में से भी और एक्सपेंसेस में से भी आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक आता है इन्वेंट्री का पॉइंट, दैट इज अनरियलाइज प्रॉफिट का पॉइंट आएगा, वो भी आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट करना। बड़ा ही सिंपल है और आपके एग्जाम में भी आ चुका है एक बार सीए इंटर के एग्जाम के अंदर। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान से क्वेश्चंस को सोल्व करिएगा, बड़ा इजी है, फोकट के मार्क्स हैं आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।